Hi everyone, I am Dr. Apala and welcome to this new session। और आज हम डिस्कस करेंगे GS1 के रिसोर्सेज और ये हम करेंगे सिलेबस को डिकोड करते हुए। सो लेट्स बिगिन। एंड एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसमें मैंने बहुत सारे कोचिंग मटेरियल्स यूज़ किए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी कोचिंग को इंडोर्स कर रही हूँ। एंड दीज आर द थिंग्स दैट आई डिड फॉर माई सेल्फ एंड दीज वर्कड फॉर मी। बट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही रिसोर्सेज यूज़ की जाएँ। डिफरेंट पीपल यूज़ डिफरेंट रिसोर्सेज, बट आई विल शेयर माई रिसोर्सेज विथ यू ऑल जो ऑनेस्टली मैंने यूज़ किया था। सो लेट्स बिगिन विद द सिलेबस ऑफ GS1। तो आई हैव द सिलेबस हियर विथ मी and the first thing that is written in this syllabus is that GS1 Indian Heritage and Culture, History and Geography of the World and Society। तो दिस मीन्स कि इसमें एक हिस्ट्री है, एक जोग्राफी है और एक सोसाइटी है। तो हम इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। द फर्स्ट लाइन अबाउट हिस्ट्री इज आर्ट एंड कल्चर इन एंशिएंट हिस्ट्री। तो इसके लिए आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने एक बुक यूज़ की थी, वो है फाइन आर्ट्स की NCERT। दिस NCERT इज़ प्रिटी गुड। इसमें बहुत सारे पेजेस हैं जिसमें डायग्राम्स, फोटोज़ दी हुई हैं और उसके बारे में राइटअप्स दिए हुए हैं। आई थिंक दिस इज़ रियली गुड। ये किताब मैंने पूरी पढ़ी थी एंड टू एंड। द ओनली चैप्टर आई डिड नॉट डू फ्रॉम दिस बुक वॉज द चैप्टर ऑन टेम्पल्स, बिकॉज दैट आई डिड फ्रॉम नितिन सिंघानिया। So Nitin Singhania is another book for art and culture. This is an old edition, but you can go for the new edition. इसमें ये बुक बहुत मोटी है एंड इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है विच इज़ डिफ़िकल्ट टू रिटेन। सो अगर आपने प्रीलिम्स के लिए बुक पढ़ी है, सो यू डोंट हैव टू रिवाइज दिस बुक अगेन। इट्स जस्ट दैट आप फर्स्ट चैप्टर जो है इस बुक का जो कि टेम्पल आर्किटेक्चर से डील करता है, दैट फर्स्ट चैप्टर इज आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट गोज थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टाइम like Harappan civilization, Mauryan art and architecture and everything else, even the Mughal art and architecture. So इसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है आर्किटेक्चर वाला, वो आई थिंक डेफिनेटली करना ही चाहिए। उसमें कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं एंड GS1 की मैं बात करूँ तो डायग्राम्स आर समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अपने पेपर में डायग्राम्स इंक्लूड किए थे, जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर का या टेम्पल कहाँ पे क्या प्लेस्ड है वाला डायग्राम इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आप कोई आर्टिस्ट हो डायग्राम बनाने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही बुरा डायग्राम बनाया हुआ है, बट इट्स जस्ट दैट इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव। तो GS1 में मेक यूज़ ऑफ डायग्राम्स, मेक यूज़ ऑफ फ्लो चार्ट्स एंड डेफिनेटली मेक यूज़ ऑफ मैप्स, बिकॉज कंटेंट की कई बार कमी रहती है GS1 में। तो आप ये सब यूज़ करके अपना कंटेंट फिलअप कर सकते हो एंड योर आंसर विल लुक मच बेटर दैट वे। So that you can do for art and culture. And apart from that, one more thing that I subscribed to was IS Baba TLP. So IS Baba TLP is a free initiative by IS Baba, जो कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराते हैं ऑफ द स्टैटिक पोर्शन। सो एज आई ऑलवेज मेंशन कि स्टैटिक पोर्शन पे आंसर राइटिंग करना बहुत ज़रूरी है। सो हियर यू कैन सी दैट दे हैव सेग्रीगेटेड GS1 GS2 ऐसे करके। एंड इसमें क्वेश्चंस हैं GS1 के बारे में, स्पेसिफिकली आप आर्ट एंड कल्चर के बारे में देख सकते हैं। तो जस्ट गो थ्रू दोज क्वेश्चंस एक तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग करके कि इफ़ यू हैव रेड दिस और नॉट, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगे कि ये भी पढ़ लेना चाहिए तो उसको आप वहीं के वहीं एक सिनॉप्सिस वाले आंसर्स भी आते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं तुरंत। तो ऐसे करके यू कैन फाइंड आउट द एरियाज वे यू आर लैकिंग। सो आई थिंक दिस हेल्प मी अ लॉट इन GS1। एक तरह से रिवर्स प्रिपरेशन हो जाती है इसमें। So now coming to the second aspect of GS1, that is modern history. Modern history के 2 pointers दिए हुए हैं syllabus में, so we'll combine both of them. पहला है modern Indian history from about the middle of 18th century until the present, significant events, personalities, issues. And the second pointer is the freedom struggle, various stages and important contributions. तो इन दोनों ही पार्ट्स के लिए मैंने यूज़ किया है ये बुक जिसका नाम है स्पेक्ट्रम। और मेंस के लिए मैंने सिर्फ यही पढ़ा था। प्रीलिम्स के पहले मैंने बिपिन चंद्रा भी पढ़ा था 12th क्लास का, बट मेंस में पॉसिटी ऑफ टाइम रहता है बहुत ज़्यादा, तो सिर्फ यही बुक रिवाइज किया था। नाउ हियर आई से अगेन आई यूज्ड द TLP ऑफ IS Baba। दे हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस और आप उन क्वेश्चंस को एक बार देख के
ज़रूरी नहीं है कि आप आंसर राइटिंग करें, आप एक मेंटल फ्रेमवर्क बना सकते हैं कि इस क्वेश्चन का ऐसा आंसर लिखा जा सकता है। और जब आप वो मेंटल फ्रेमवर्क बनाएंगे देन यूल रियलाइज़ कि कई बार हमें इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन्स नहीं आते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के, स्ट्राइक नहीं करते हैं। तो उसका दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप इसके कंटेंट्स पेज पे जाएं बुक के, और इसमें जो भी सब बोल्ड में लिखा हुआ है कंटेंट्स, दिस इज़ एन ओल्ड एडिशन, सो जो भी बोल्ड में लिखी हुई है हेडिंग्स, आप उन हर एक हेडिंग को प्रिपेयर कर लीजिए, उसका इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन या बेसिक फ्रेमवर्क फॉर दैट हेडिंग। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स रिवॉल्व अराउंड दीज हेडिंग्स ओनली। अगर आपको नहीं आ रहा है फिर भी दिक्कत हो रही है, तो व्हेन यू रिवाइज स्पेक्ट्रम, आप एक बार तो रीड करेंगे ही स्पेक्ट्रम को, तो आप स्पेक्ट्रम में ही मार्क कर सकते हैं कि क्या चीज़ आपको इंट्रो की तरह लेनी है और क्या चीज़ आपको कंक्लूजन की तरह लेनी है। तो एक तरह से दिमाग में बैकग्राउंड में रहेगा इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन्स प्रिपेयर्ड। अगर आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है, जो कि बहुत मुश्किल होता है, बट स्टिल इफ़ यू आर रेडी टू डू अ लिटिल मोर हार्ड वर्क, देन आप ये इंट्रोडक्शंस कंक्लूजन्स टॉपिक वाइज 2 पेजेस ऑफ शीट्स में लिख सकते हैं एंड देन रिवाइज दैट, बिकॉज दिस कम्स इन वेरी हैंडी। क्योंकि जो आंसर राइटिंग में हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, वो शायद इंट्रोडक्शन आंसर स्टार्ट करने में वेस्ट होता है। इफ़ यू हैव इंट्रोडक्शंस हैंडी देन यू कैन गो अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल हियर this page talks about the Congress, and here I have marked with orange the introduction and with fluorescent the conclusion. And the conclusion says that Congress leaders used Hume as a lightning conductor to bring together nationalistic forces, even if under the guise of a safety valve. So this line can be easily used as a conclusion. हमें पता ही है ये line सबको, but कई बार strike नहीं करता है. So if you mention it, then it gets easier. So I think this was about modern history. Now we move on to the next topic of the syllabus, that is post-independence consolidation and reorganization within the country. तो इसके लिए मैंने बुक यूज़ किया था फोरम IS कंटेंट बिल्डिंग प्रोग्राम का बुक 2 पोस्ट-इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन इन इंडिया. सो दिस आई बॉट फ्रॉम अ फोटोकॉपी शॉप इन ओल्ड राजेंद्र नगर, वहाँ पे ईजिली मिल जाता है. नाउ द थिंग इज़ दैट दिस बुक अगेन इज़ थिक एंड यू डोंट नीड टू रीड सो मच. ऑल्दो इस बुक को मैंने काफ़ी पहले पढ़ा था अपनी प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में, बिकॉज आई did not know how to go about anything, so I would read like जो भी दिख जाता था I would read that which was wrong. So but the good thing was that I marked this book. तो मार्क करने से बहुत easy हो गया था मेरे लिए इसको पढ़ना, क्योंकि इसमें मोस्टली हेडिंग्स ही पढ़ना है, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है पोस्ट इंडिपेंडेंस. बट नाउ इफ़ योर मेंस इज रियली क्लोज देन ये बुक पढ़ना थोड़ा मोटा है, टाइम वेस्ट होएगा. सो देयर आर 2 things that you can do. One is that there's a booklet of Vision IS also. That is a very thin booklet. You can read that also. Otherwise, अगर आपने स्पेक्ट्रम के न्यू एडिशन के लास्ट के पेजेस में पढ़ा हो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में, तो दैट ऑल्सो यू कैन गो थ्रू. बट आई थिंक पोस्ट इंडिपेंडेंस इज़ नॉट समथिंग जिस पे आपको बिल्कुल भी टाइम देना चाहिए. इट इज़ समथिंग जो बेसिक्स बस क्लियर होने चाहिए. अदर देन दैट आई डोंट थिंक यू शुड गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू इट. सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस is history of the world, will include events from 18th century, industrial revolution, world wars, national boundaries, colonization, वगैरह वगैरह. So this is world history basically. So for world history again, I'd say that there is a book that people recommend, that is Norman Low, I think, and I suggest you not to read that book because पहली बात तो इतना टाइम देना world history पे is not wise. In our means GS1 paper, there was not a single question on world history. So मतलब इतना टाइम देने का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा. कॉस्ट बेनिफिट रेशियो इज़ नॉट दैट गुड. सो नाउ देयर आर 2 things that you can do for world history. So what I did is that I again bought this Forum IS book from the market. I was not a foundation course की मैं स्टूडेंट नहीं थी, मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था, बट ये मैंने मार्केट से ख़रीदा है, फ़ोटोकॉपी शॉप से. तो ये बुक मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इसमें बहुत ही ब्रीफली सब कुछ दिया है. आपको शायद ज़्यादा समझ ना आए, बट आंसर लिखने के लिए सही है. एंड इसमें भी मैंने मार्क किया हुआ था सब कुछ, सो इट बिकेम ईजियर फॉर मी टू रिवाइज. देयर लॉट ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स जिस पे 2-2, 3-3 पेज का मटेरियल दिया हुआ है.
So it's like good for answer writing, and it's also a small with respect to world history. So I kind of like this book. कुछ दिक्कत नहीं हुई. You should know at least some lines about each topic. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन आया एंड एवरीवन राइट्स इट एंड यू आर नॉट एबल टू राइट इट. इतना भी इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए. व्हेन पीपल से दैट आई लेफ्ट दिस सब्जेक्ट, ये बात मैं अभी यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि व्हेन पीपल से दैट मैंने सब्जेक्ट बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, तो इट डज़ नॉट मीन कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ा. अगर किसी ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आई मीन दैट पर्सन इज़ रियली करेजियस. बट इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, देन ऐसा कोई भी एरिया नहीं था जो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था. आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग. डेफिनेटली देयर कैन बी 1-2 टॉपिक्स जो आपको समझ नहीं आया, उसमें मटेरियल ही नहीं है. बट इफ़ यू हैव अ मटेरियल, एटलीस्ट आप 2-4 लाइन तो हर टॉपिक के बारे में बना के ही चलें. लाइक स्पेशली फॉर द ईजी टॉपिक्स. अगर डिफ़िकल्ट टॉपिक है तब तो कोई बात नहीं, बट इसमें. सो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए देयर इज अनदर मटेरियल विच इज़ विजन आईएएस मटेरियल, and that is very thick. So I started reading that initially. I read half the book, but then I gave it up, and I found this book in Forum IAS ka book in the market. So I thought ki hi, this is like much more briefer, so I stuck to it. So you can have a look at both and choose wisely about whatever you feel like reading. So the next topic of the syllabus is society. So society was my favorite part of the syllabus. I love reading society. So this was not a problem for me. Why was it not a problem for me? Because I also have anthropology, and anthropology has a significant portion of social anthropology which deals with society. So things get covered there. But other than that, if you're not someone without optional, then I'll read out the topics. The first is salient features of Indian society, diversity of India, role of women, women organizations, etc., effect of globalization, and social empowerment, communalism, regionalism, and secularism. So I personally had done GS coaching at Vajiraman Ravi, and there were notes of society by Rajkumar sir. So I read those class notes of society, but when I took coaching, I was not very particular about things, so all my notes were pretty bad, and I did not know how to prepare. So those notes were like not good, which people can understand who are new. So then I came across this book in the market, which is Vision IAS value addition material. Now this like value addition materials for Vision, I think I personally feel are really good. And इसमें क्या है, जितने भी टॉपिक्स हैं सिलेबस के, आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड हियर. एंड ये बुक मैंने पूरी नहीं पढ़ी थी. आई हैव जस्ट मार्क द एरियाज विच एवर आई हैव रेड. जो भी मुझे काम का था वो सब मैंने मार्क कर लिया है. तो इसमें एक एक करके कम्युनलिज्म वगैरह सबके बारे में दिया हुआ है. डेफिनेटली इट इज़ अ बिट लेंथी, बट सम टॉपिक्स आर ब्रीफ ऑल्सो. सो मतलब छाट के आप इसको पढ़ सकते हैं, इससे काफ़ी कवर हो जाएगा. But I think my main resource for society was my own notes in OneNote. These are not notes, but these were value addition material, जो कि मुझे कहीं पे भी कुछ भी दिखता रहता था. So I used to add it. I'll just open it and show it to you. So this is OneNote, and here as you can see, I have made a notebook on social issues society. This is for both GS1 and GS2 because थोड़ा overlaps होता है. Here I have mentioned all the topics of the syllabus. For example, here it is written communalism, regionalism, and secularism. इसमें कुछ भी मुझे अच्छा दिखता है जो कि लिखना चाहिए. For example, this is a diagram that I found, which I really liked, so I included it here. Conclusion भी मैंने लिखा हुआ है अलग से. कोई डेटा है तो अलग से लिखा हुआ है. प्लूरलिज्म में भी. तो ऐसे करके I made small value added notes. These are not proper notes, these are just value addition points. For example, intros, conclusions, any data point, any example. So as you can see, I've almost written about every other topic for society. For example, in vulnerable sections, you can see that I have written a quote. So this quotation can be used anywhere. It can be even used in essay or in ethics. Now for disabled, I have mentioned all the data and everything that I can find here. And conclusion में भी लिखा हुआ है मैंने ये conclusion.
जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा था. आई माइट हैव कॉपीड इट फ्रॉम समवेयर. Similarly, health में you can see that I have dealt with almost every other issue of health. इसमें मैंने निमोनिक्स भी बनाए हुए हैं कुछ कुछ लिखने के लिए. If there was something जो कि मुझे कहीं से मिलता था, so I just click a picture of it and add it in my notes only. So here you can see that everything is there, and this was like my major preparation area for society. Now we come to the next part of the syllabus, that is geography, and it is salient features of world's physical geography. So here I read the NCERTs, and so for physical geography I read this NCERT. This is a wonderful NCERT, but we do have a few topics which are not present in this NCERT. तो उसके लिए मैंने अलग से ऐसे नोट्स बना के अपनी बुक में ही अटैच कर लिए थे पेज में. Like for example, here you can see like me writing about volcanoes, because volcanoes का diagram उतना अच्छा नहीं था, and you know, other things जो भी मुझे लगा कि this can be used for the mains exam, I mentioned it here only. I wrote it on pages and attached it. For example, ये circum-Pacific ring of fire and world distribution of volcanoes का जो diagram था, this I made here. And also like a question came on the circum-Pacific ring of fire in the mains exam. So मतलब ये मेहनत काम आई. So I did all the work here only in this book only, because I did not want कि 2-3 जगह जाना पड़े resources में. And this is one thing that you should keep in mind कि 10 जगह मेंस के पहले टाइम नहीं होता है 10 जगह देखने का. You need to have everything at one place only. So यहाँ पे मैंने छोटे छोटे चार्ट्स भी अटैच किए हुए हैं अपनी बुक में, जो कि ग्राफ्स हैं, डायग्राम्स हैं. These are the things that come in handy when you're writing your answers in GS. And even certain answers I have attached here. For example, this is effects of ocean currents. This is something very commonly asked, so I've just written here and attached it here, as you can see it here. तो ऐसे करके मैंने GC लियोंग नहीं पढ़ी पूरी, बट देयर वाज अ फ्यू टॉपिक्स इन GC लियोंग जो कि अपने NCERT में नहीं है. आई मेड नोट्स ऑफ दैट एंड अटैच्ड इट हियर ऑल्सो. So here you can see again I have made notes of everything extra. So the whole philosophy was that make notes of only those things which are extra and don't rewrite the things that are already written in the book. So that was my philosophy. For example, formation of volcanic islands is something that is not given in NCERT, so I made notes of it, I think from somewhere maybe. So this is about physical geography. So next comes Indian geography. Indian geography, I read the NCERT initially, and that NCERT is a great book. But then I came across this yellow book by Bajaram and Ravi, and this book nearly completes everything in Indian geography, and even the human geography portion is covered in this book. And I really like the diagrams and the maps and everything mentioned in this book. So I stuck to this book. The book of NCERT is also great for Indian geography, but I read it initially and I stuck to it and I found it nice. So then comes the next part, that is distribution of key natural resources across the world. So this is a very tricky part. I initially tried to read one of the NCERTs for it, but I did not understand it much. I was not satisfied. So finally, after looking at a lot of materials, I came across this material known as PMFIS Geography, Economic Geography. This I read in a topper's blog, the mention of this material, and I quickly downloaded it, and I actually found it really nice. It has resources, India and the world for everything. Last में इसमें nuclear energy पे भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है. The only thing is that this material is a little into the details, तो आप selectively mark कर करके पढ़ेंगे तो हो जाएगा. Another thing for resources is what you can do is that you can have a look at this Forum IS Content Building Program Book 4. This has resources starting में, but I did not read the resources from here because I had already read it from PMFIS notes. ये book अभी मैं बताऊँगी मैंने किस लिए यूज़ किया. So the next topic is location of industries.
सो इन लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज व्हाट यू डू इज़ दैट आप दो तरीके से इसको कर सकते हैं. First is that you go to Mrunal sir's website and there type the entire thing, and you will get a good amount of material on location of industries. So I printed it out काफ़ी सारा, and I also made notes on it on my own. So this was how I approached it initially, but the thing is that it was getting very lengthy. So I came across this book by Purmai, the same book I told about for resources. एंड इसके लास्ट फ्यू पेजेस में लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज दिया हुआ है. इट इज़ जस्ट द सेम एज मृणाल सर्स नोट्स, मतलब एकदम ही कंटेंट सेम है, बट इट्स जस्ट दैट इसमें पॉइंट्स में ब्रीफली दिया हुआ है. सो इट वॉज ईजी टू रिमेंबर एंड लर्न. सो आई फाइनली बिफोर द एग्जाम आई स्टक टू दिस बुक. बट आप मृणाल सर का भी वेबसाइट देख सकते हैं, वो भी अच्छा है रिसोर्सेज के लिए. सो आई थिंक द नेक्स्ट टॉपिक इज important geophysical phenomena such as earthquake, tsunami, volcanic activity, cyclone. So for this thing, what you need to do is that you already read the 11th class NCERT of physical geography. I think that is more than enough for these topics. And last में ये critical geographical features, changes, flora and fauna ये सब आता है. तो these few topics जब आप GS3 में disaster management पढ़ेंगे और environment पढ़ेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली ये टॉपिक्स कवर हो जाएंगे. इनके लिए कुछ भी स्पेसिफिकली अलग से नहीं करना है. व्हाट यू डिड फॉर फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी, आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट. आई थिंक दैट इज द सिलेबस ऑफ GS1 एंड दीज आर द इंटायर लाइक दिस bundle is the entire resources I used for GS1. And a few things to keep in mind would be that GS1 is pretty static apart from society. So it gets a little boring, a little difficult, but then if you go with a proper framework, आप intro conclusions बना लेंगे, and if you use maps and flowcharts and diagrams, things like that, then that would be good for GS1. तो थोड़ा interesting भी हो जाएगा and you'll get marks also. That is all for today, and the next video I'll make on GS2, GS3 and GS4 resources soon.